तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चला आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो जो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा जिसका नाम है, और आज अपने जो इसका पार्ट नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, जो आज का टॉपिक है उसमें एक तो मैं टॉपिक करवाऊँगा अति चालकता। ठीक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, एक सिंपल सा टॉपिक है, एक दो बातें अपने को याद रखनी पड़ेंगी इसमें। और जो नेक्स्ट है वो अपने बुक के क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चंस के नंबर मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे भी। वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक तीनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपने इसमें। और जो जो क्वेश्चन है वो जो नंबर मैंने लिख रखे हैं, यानी जो अब तक के चैप्टर में कवर हो चुके हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन अपने इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो अपना पहला टॉपिक है वो है अति चालकता। ठीक है, चालकता के बारे में आपने पढ़ चुके हैं। चालकता, प्रतिरोधकता क्या चीज़ होती है और उस पर ताप का क्या क्या प्रभाव होता है वो भी आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये अति चालकता, जो कि एक अपनी मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स यानी जो अब स्टडी चल रही है ना जिन टॉपिकों पर, उसमें ये एक मेन टॉपिक है अति चालकता। तो पहले देखो होती क्या अति चालकता, उसके बारे में पढ़ते हैं अपने। तो क्या है कि कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं में यह गुण पाया जाता है कि एक निश्चित ताप पर इनकी प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। इन पदार्थों को अति चालक व पदार्थों के इस गुण को अति चालकता कहा जाता है। भी क्या होता है भी, अपने कुछ अपने पदार्थ ऐसे हैं, अब मिश्र धातु ऐसे हैं, आपको पता है कि जो चालक होते हैं वो उन चालकों की क्या है, जो प्रतिरोधकता का मान है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ताप घटाने पर घटता है। या आप कह सकते हो कि जो चालक है उनकी चालकता का मान क्या है, ताप बढ़ाने पर घटता है और ताप घटाने पर बढ़ता है, क्योंकि चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे की विपरीत गुण है। तो अब यहाँ बात प्रतिरोधकता की कर रहे हैं, तो ताप बढ़ाओगे प्रतिरोधकता बढ़ेगी, ताप घटाओगे प्रतिरोधकता घटेगी। किसके लिए? चालक के लिए। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है कि कोई एक निश्चित ताप पर क्या हो जाता है, कुछ धातुओं के लिए अगर अपने ताप घटाना स्टार्ट कर दें, भी आपने कम करना स्टार्ट कर दिए ताप उनका, तो एक निश्चित ताप पर, यानी एक बहुत ही कम ताप पर, कोई फिक्स ताप होगा, उस पर उनकी प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। मतलब कि प्रतिरोधकता उनकी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है उस पर। या आप कह सकते हो, अगर मैं चालकता की बात करूं तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है। तो आपके पास अगर उस ताप पर प्रतिरोधकता 0 होगी तो ये 1/0, यानी जो चालकता है वो कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। चालकता उसकी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, अगर प्रतिरोधकता 0 हुई तो क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनके लिए एक निश्चित ताप पर, बहुत ही कम ताप पर क्या हो, प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, या चालकता अनंत हो जाए जिनकी, उनको अपने क्या बोलते हैं, अति चालक बोलते हैं। इस समय जो अपना पदार्थ है वो अति चालक बन जाता है, मतलब कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही ज़्यादा आसानी से होता है, यानी बहुत ही तेजी से वो विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है, और पदार्थों के इस गुण को अपने क्या बोल देते हैं, अति चालकता कहा जाता है। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट है कि वह ताप जिस पर यह घटना होती है, यानी वो अपने को पता है कि अपने ताप घटाया था तभी प्रतिरोधकता घटी है, तो वो ताप जिस पर क्या हो जाता है कि ये वाली घटना घटित होती है, उस ताप को अपने क्या बोल देते हैं, क्रांतिक ताप कह देते हैं। भी जिस पर कोई पदार्थ क्या है, अति चालकता का गुण प्रदर्शित करता है, उस ताप को अपने क्या बोल देते हैं बच्चों, क्रांतिक ताप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि अति चालकता का गुण, ये तो चलो इसके बारे में इंट्रोडक्शन दी हुई है, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आता कि अति चालकता का गुण 1911 में डच भौतिक विज्ञानी कामरलिंग ओनेस ने पारे को 4.2 केल्विन पर ठंडा करके ज्ञात किया। मतलब उसने क्या किया कि मरकरी ले लिया या पारा ले लिया और उसको 4.2 डिग्री सेल्सियस नहीं है, यहाँ पे केल्विन है। यानी अगर मैं बात करूँ तो ये बन जाएगा डिग्री में -269 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 269 और 4 ये हो गया 273 होता है, 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन होता है। तो 0 डिग्री से नीचे चले जाओ मतलब -269 डिग्री सेल्सियस। अब जो सर्दियों का मौसम है ना, इसमें जो मिनिमम ताप है अपना 3-4 डिग्री सेल्सियस रहता है, फिर भी आप देखो कितनी ठंड होती है। और -269 डिग्री सेल्सियस इतने कम ताप पर जब अपनी इन धातुओं को रखते हैं और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवा के देखें, तो वो क्या है, असामान्य व्यवहार, यानी सारी धारा को आराम से प्रवाहित होने देता है। उस टाइम उसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोध सब कुछ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और मतलब उसकी चालकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको अपने क्या बोल देते हैं,
अति चालकता बोल देते हैं। बस कुछ ही धातु दर्शाते हैं इस गुण को, ऐसे नहीं भी सारे दर्शाएंगे, सारे चालक इस गुण को दर्शाएंगे, कुछ चालकों में ही ये वाला गुण है वो पाया जाता है। और सबसे पहले जो ये कामरलिंग ऑनेस थे, इन्होंने 4.2 केल्विन पर पारे को ठंडा करके ये वाला गुण ज्ञात किया था सन 1911 में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है कि अति चालकता की अवस्था में पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, इसे मैसनर प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, ये अपने चुंबकता वाले पार्ट जब चैप्टर किया वहाँ पे ये डिटेल में आ जाएगा, थोड़ा सा वहाँ पे और बता दूंगा। वैसे मैसनर प्रभाव आपके नहीं है ये, चलो एक इन्होंने वर्ड दे दिया। अब अगर पेपर कई बार पता है बोर्ड पता है ऐसी चीज़ें डालता क्यों है, पेपर को हार्ड बनाने के लिए। भी आपके एग्जामिनर ने सोच लिया कि मुझे पेपर हार्ड बनाना है, तो वो पता है क्या लिख देगा, मैसनर प्रभाव क्या है, मैसनर प्रभाव क्या है। तो आधे से यानी 90% बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आया कहाँ से अपने बुक में, उनको यही नहीं पता होगा कि ये कौन से चैप्टर से आया हुआ, कहाँ पे था ये वाला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन इनकी व्याख्या अपने पास नहीं है 12वीं क्लास में, और ना ही करने की ज़रूरत है इतना ज़्यादा उलझने की। अपने को इनके नाम दिए हुए हैं बस पेपर को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, कि अगर हार्ड लेवल बनाना भी पड़े तो अपने ऐसे क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। अब जैसे उपांत प्रभाव वाला था चंदारित्र वाले में, क्षेत्र का उपांत प्रभाव क्या है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उपांत कईयों को तो पता ही नहीं होगा, भी चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिसने नई डिटेल से पढ़ा हुआ इतना, उसको नहीं पता होता। तो पेपर को हार्ड बनाने के लिए पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब अति चालकता की अवस्था में किसी पदार्थ के अंदर क्या हो जाता है, जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो क्या हो जाता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस घटना को अपने क्या बोल देते हैं, मैसनर प्रभाव बोल देते हैं। समझ आई। अब अति चालकता जो है घटना, ये क्या है, यह घटना अत्यंत निम्न ताप यानी 10 केल्विन से लेकर और 0.01 केल्विन। अब देखो 0 केल्विन तक तो ताप ले जाना अभी तक संभव नहीं हो पाया, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाला जो टाइम है उसमें ये संभव हो पाए भी, अपने 0 केल्विन ताप पर पहुंच जाएं। लेकिन साइंटिस्ट 0.01 केल्विन 0.1 केल्विन तक पहुंच भी गए हैं। ठीक है, इससे इतने निम्न ताप पर पहुंच गए हैं, मतलब इतने कम ताप पर ये वाली घटना होती है। अब अगर मान लो ये वाली घटना उच्च ताप पर ही होने लग जाए, भाई जो सामान्य ताप है, तो अपने क्या करें, जो अपने घरों में लाइट आती है वो जिन तारों के थ्रू आती है वो अति चालक धातु की बना दें उनकी। तो सामान्य ताप पर ही उसमें क्या होगा, बहुत ही यानी कि करंट क्या होगा, तेजी से आएगा, करंट का लॉस नहीं होगा, तारें गर्म नहीं होंगी, ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, मतलब उनका प्रतिरोध बहुत ही कम यानी 0 के बराबर होगा। तो जितनी जो बिजली पीछे से आ रही है, विद्युत पीछे से आ रही है, उतनी अपने तक पहुंचेगी, लॉस बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या होता है कि सामान्यतः अगर मान लो 100 पीछे से 100% बिजली चली, अपने तक 60% ही पहुंच पाती है, 40% तारों में व्यर्थ हो जाता है, उनके प्रतिरोध के कारण तारें गर्म हो जाते हैं, या और यानी जितनी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा वहाँ से चलती है ना 100%, उसमें से 60% अपने तक पहुँच पाती है। लेकिन अगर ऐसा संभव हो पाए कि अति चालक धातुओं के अपने बनाएं तो 95% तक जो बिजली है अपने घरों तक पहुंच सकती है, विद्युत ऊर्जा का लॉस बहुत कम होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा यानी बड़ी चीज़ों में तो इसका उपयोग होने लगा। अति चालक चुंबक बनाने में ये साइंटिस्टों का ही काम आता है, चुंबक विद्युत जनित्र में जो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, और सुपर कंप्यूटर में भी इनका क्या है यूज होने लगा है, जो अति चालक पदार्थ हैं। अगर मान लो कि 273 केल्विन ताप पर ही ये वाली चीज़ संभव हो जाए 0 डिग्री पर, फिर भी अपने इसको अपने जो अपने सामान्य दैनिक जीवन है इसमें यूज कर सकते हैं इन मटेरियल को। ठीक है, तो ये अति चालकता था। इसमें आपको क्या है, एक तो जो याद रखना है इसकी परिभाषा क्या है, फिर क्रांतिक ताप और फिर मैसनर प्रभाव, बस 3 ही चीज़ें इसमें मेन है, वो आप याद रख लेना। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, जो अपना है क्या है इसमें कि जो क्वेश्चंस ऑफ बुक है अपने, यानी बुक के क्वेश्चंस हैं वो अपने डिस्कस कर। तो देखो पहले अपने बहुचयनात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एक चीज़ आपको और बता दूं मैं क्वेश्चन करवाने से पहले, कि जो ये वाले क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, मुझे बहुत ही यानी बढ़िया क्वेश्चन लगे। और इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो अब तक जो आरपीएससी है, जो आरपीएससी पेपर करवाती है ना टीचर के लिए, तो टीचर वाले एग्जाम में वो क्वेश्चन एक बार 2nd ग्रेड में और एक बार 1st ग्रेड का जो पेपर होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, यहीं से उठाया हुआ डायरेक्ट। ठीक है ना, तो ये वाला जो चैप्टर है इसके बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन देखो कि किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, किस पर निर्भर, काट क्षेत्रफल यानी ए पर, ताप पर, लंबाई पर, या किसी पर नहीं। आपसे पूछा हुआ है कि प्रतिरोधकता और चालकता का गुणा
गुणा किस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो सामान्य तो अपने को पता है कि प्रतिरोधकता और चालकता क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती हैं, ताप पर निर्भर करती हैं, तो ये तो पता है अपने को। अब उनका गुणा पूछ लिया इसने, तो पहले अपने को गुणा निकालना पड़ेगा, भी गुणा का मान क्या है। तो प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल रो इंटू सिग्मा होता है। अब आपको पता है कि इस रो बराबर 1/सिग्मा या सिग्मा बराबर 1/रो, किसी का भी मान रख दो। तो रो बराबर 1/सिग्मा आपने रख दिया इस फॉर्मूले में, तो ये 1/सिग्मा इंटू सिग्मा, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों आपके पास 1। तो प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल 1 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। अब आपको कह दूं कि 2 और 1/2 का गुणनफल बताओ। अब 1/2 2 का क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक है, व्युत्क्रम बोल देते हैं, इनवर्स बोल देते हैं इसको। तो प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है, और दो व्युत्क्रमों का जब आप गुणा करते हो तो 1 आता है उसका मान। अब एक कांस्टेंट राशि है, एक किसी और चीज पर निर्भर नहीं करता, एक का मान तो एक ही रहेगा, चाहे आप ताप बढ़ा दो चाहे घटा दो, एक का मान ऐसे थोड़ा भी ताप बढ़ाने पर 2 हो जाएगा एक का मान। ठीक है, तो क्या है कि प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल 1 होता है और ये किसी पर निर्भर नहीं करता। देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बच्चे साथ के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि किस पर निर्भर करेगा किस पर नहीं करेगा, तो किसी पर निर्भर नहीं करता। अब ये जो क्वेश्चन नंबर है 5 बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक 2 बार ये क्वेश्चन आरपीएससी का एग्जाम यानी जो टीचर का एग्जाम होता है उसमें आ चुका। तो इसको देखो बहुत ही यानी कि ठंडे दिमाग से और अच्छे तरीके से समझना क्वेश्चन को। ठीक है ना, मैं एक बार बुक से ग्राफ दिखा देता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या है चेंज किया। तो यहाँ पे देखो बच्चों 5वां क्वेश्चन आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ आपको इसमें कि 2 भिन्न भिन्न तापों पर क्या है एक चालक के वी वक्रों को दर्शाया गया है। एक ही चालक पदार्थ है, उसके 2 ग्राफ दिए हुए हैं इसमें, तो इनको भिन्न भिन्न ताप पर ग्राफ, T1 ताप पर जब अपने V और I के बीच यानी वोल्टता और धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ये वाला मिलता है, और T2 ताप पर ये वाला ग्राफ मिलता है अपने को। ठीक है, VI ग्राफ हैं दोनों। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है कि यदि इन तापों के संगत प्रतिरोध R1 और R2 हो, मतलब इस T1 का जो प्रतिरोध है, इस T1 ताप पर जो प्रतिरोध का मान आता है वो R1 और T2 ताप पर प्रतिरोध का मान R2 आता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है R1 और R2 के लिए। तो T1 बराबर T2 है, T1 ग्रेटर देन T2 है, T1 लेस देन T2 है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। तो अब देखो क्या है इसमें, आप कैसे बताओगे कि इनमें से कौन सा ताप बड़ा है और कौन सा ताप छोटा है। आपको एक चीज़ तो पता है कि जो प्रतिरोध है वो ताप पर निर्भर करता है, और यहाँ पे चालक दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, देखो चालक दिया हुआ है ना, और जिस चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसका ताप ज़्यादा होगा, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका ताप भी क्या होगा, कम होगा। मतलब ज़्यादा ताप पर प्रतिरोध ज़्यादा, कम ताप पर प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अब अपने को बस इस VI ग्राफ से क्या करना पड़ेगा, R1 R2 के मान निकालने पड़ेंगे। पहले मैं आपको रास्ता बता देता हूँ जिस रास्ते पर चलने वाले हैं। ठीक है, भी अपने को R1 और R2 के मान निकालने पड़ेंगे। उस R1 और R2 के मान में देखेंगे कि बड़ा मान कौन सा है। तो अगर R1 का मान हुआ तो मतलब T1 ताप ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा ताप पर ही प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है चालक के लिए। जैसे जैसे ताप बढ़ाते हो चालक का वैसे वैसे प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जिस प्रतिरोध का मान ज़्यादा वो ज़्यादा ताप, और जिसका मान कम हो वो कम अपने पास। तो अब अपने को VI ग्राफ दिया हुआ है, इस VI ग्राफ से प्रतिरोध निकालना आपको। तो अपने देखो क्या करते हैं कि पहले इस वाले ग्राफ के लिए मिला लेते हैं। भी यहाँ पे अगर मैं नीचे मिलाऊँ तो यहाँ V1 क्योंकि वोल्टता यहाँ दी हुई है, और इधर इसको इधर सीध में मिलाऊँ तो यहाँ I1 आ जाएगा। इसके संगत V1 यानी वोल्टता का मान और धारा का मान। और यहाँ पे अगर दूसरे ग्राफ को देखो तो दूसरे ग्राफ को मिलाऊंगा तो यहाँ V2 यानी वोल्टता और I2 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, ये वाली धारा आ जाएगी। ठीक है, तो अब प्रतिरोध के लिए क्या है, पहले प्रतिरोध में निकालना चाहिए R1 बराबर V1 बटा I1 आ जाएगा, और R2 बराबर V2 बटा I2। अब पता कैसे लगे कि R1 और R2 में से बड़ा कौन सा है, अपने को वैल्यू भी नहीं दी हुई। ठीक है, वैल्यू नहीं दी हुई, फिर भी अपने को पता लगाना है भी इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, डायरेक्ट V1 Y1 V2 I2 से। तो यही क्वेश्चन में दिक्कत आती है बच्चों, तभी ये कंपटीशन लेवल के लिए बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि प्रतिरोध जो होता है वो V और I के भाग के बराबर होता है। ठीक है, R इज इक्वल टू V बटा I। तो अब अगर मैं मेरी बात अब ध्यान से सुनो, जिसको ये बात समझ आ गई वो बच्चा ये क्वेश्चन कर जाएगा। अगर मैं कहूं कि वोल्टता का मान ज़्यादा है तो मतलब प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, और अगर मैं कहूं धारा का मान ज़्यादा है तो प्रतिरोध का मान कम होगा। धारा का विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
ठीक है। अगर धारा का मान कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा है। तो अब अपने को बस यही फंडा लेके ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं पहले इस T1 ताप पर बात करूं तो प्रतिरोध V1 बटा I1। अब V1 का मान छोटा है और I1 का मान बड़ा है। V1 यहाँ पे छोटा क्योंकि एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष पर इधर 1 2 3 ऐसे जाते हैं अपने, तो V1 छोटा है, I1 क्या है? बड़ा है। किसकी तुलना में? V2 और I2 की तुलना में। अगर मैं V2 और I2 से तुलना करूं तो V1 का मान क्या है? V2 की तुलना में छोटा है, लेकिन यहाँ पे I1 का मान क्या है? बड़ा है। मतलब कि आप इसको ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे मानने अपने, अगर मैं यहाँ पे कोई ना कोई संख्या मान लूँ तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर यहाँ पे 3 है और ये वाली वैल्यू 6 है। ज़्यादा जरूरी नहीं डबल हो, मैं यहाँ पे 5 ही मान लेता हूँ, चलो ऐसे ही होगा। मगर अगर 3 इसको मान लो तो 5 ये होगा, क्योंकि इधर जाने पर क्या है? बढ़ता है मान। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो I2 का मान 2 और I1 का मान आप कह सकते हो यहाँ पे 3 है। ठीक है। तो अब अगर मैं T1 ताप के लिए मान निकालूं V1 बटा I1, तो V1 बटा I1 यानी 3 बटा में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और आप कहोगे कि सर 1 आ गया मान। और अगर इसी तरह V2 बटा I2 निकालूं तो ये क्या आ जाएगा? 5 बटा 2 आ जाएगा। 5 बटा 2 मतलब 2.5 यानी 2.5। तो अब आप कह सकते हो कि निम्न में से कौन सा प्रतिरोध बड़ा है? R2 क्या है? बड़ा है। सॉरी ऐसे लगाना है इसको, R2 R1 की तुलना में बड़ा है। चाहे किसी भी मान के लिए देख लो आप, ये नहीं भी 3 5 2 3 ही मान है, आप कोई भी मान रख के देख लो। क्योंकि R1 छोटा क्यों होगा और R2 बड़ा क्यों होगा? क्योंकि R1 में V1 छोटा है और I1 बड़ा है, लेकिन R2 में V2 बड़ा है और I2 क्या है? इस I1 की तुलना में छोटा है। मतलब ये वाला प्रतिरोध ओवरऑल क्या होगा? बड़ा होगा। तो समझ आई बात? तो स्पष्ट है कि नीचे देखो लिखा हुआ है, स्पष्ट है कि V2 ग्रेटर देन V1 है और I1 ग्रेटर देन I2 है। ठीक है। तो V1 छोटा है, वह इसे I1 बड़ी संख्या से भाग देने पर मान और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और V2 का मान बड़ा है, परंतु इसे छोटी संख्या I2 से भाग देने पर मान तो कम होगा, लेकिन V1 जितना नहीं होगा। समझ आई बात आपको? भाई मान तो क्या है? पहले की तुलना में कम होगा अगर भाग दे रहे हो, लेकिन V2 बटा I2 का मान उतने प्रभावी रूप से कम नहीं होगा जितना V1 बटा I1 कम हो रहा है, क्योंकि I1 का मान ज़्यादा है यहाँ पे। तो अपने यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं कि जो R2 है वो R1 की तुलना में बड़ा है, मतलब T2 है जो आपका ताप वो T1 की तुलना में बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो T1 छोटा है और T2 बड़ा है, ये C ऑप्शन आ रहा है। इसमें क्या है? T1 ग्रेटर देन T2 है, लेकिन यहाँ पे अपने को T2 ग्रेटर देन T1, तो यानी T1 लेस देन T2, एक ही बात है। मतलब आंसर C हो जाएगा आपका। समझ आई बात? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था और पेपर में इसी कारण ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 8। इसमें क्या है कि अपवहन वेग Vd की विद्युत क्षेत्र E पर निम्न में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है? तो ओम के नियम में यानी Vd और E किस प्रकार संबंधित होते हैं एक दूसरे से? तो आपको पता है कि जो Vd है उसका मान विद्युत क्षेत्र के पदों में अपने निकाला था ना, कि अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध। उस टॉपिक से अगर मैं उठाऊं तो Vd बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई एम अपॉन टो। तो अगर मैं यहाँ से ई एम और टो को कांस्टेंट मान लूँ तो Vd समानुपाती ई आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ई के क्या होती है? अपवहन वेग क्या होता है? समानुपाती होता है लगाए गए विद्युत क्षेत्र के। अब इसमें देखो नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है, इसमें क्या आ रहा है कि एक कार्बन प्रतिरोध पर 4 रंग है, नीला पीला लाल चांदी। वल्लियाँ हैं, वल्लियाँ मतलब उस पर जो हैं ऐसे घुमावदार बनी हुई हैं वल्लियाँ। जैसे मान लो ये मेरा कड़ा है यहाँ पे रखा हुआ, जैसे मान लो निकाल के बता देता हूँ आपको, ये कड़ा है मेरा, ठीक है, हाथ में डालते हैं ना, अपनी चूड़ी डालते हैं तो वो एक वल्याकार होती है, वैसी वल्या उस पर बनी हुई है। ठीक है ना। तो अब अपने को निकालना क्या है यहाँ पे? प्रतिरोध का प्रतिरोध, प्रतिरोधक का प्रतिरोध। तो देखो प्रतिरोधक क्या होता है? जिसका विशिष्ट मान हो, कोई प्रतिरोध मान निकालना है आपको। तो देखो आपको क्या करना है? टेबल की हेल्प लेनी है, या अगर आप ऑप्शन से करना चाहो क्वेश्चन, ऑप्शन से भी हो जाएगा। ये जरूरी नहीं हर क्वेश्चन हो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपका ऑप्शन से भी हो जाएगा। कैसे? आप लास्ट रंग देखो क्या है? सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर है तो मतलब लास्ट वाले सिल्वर है, तो आपको पता है लास्ट वाली क्या बताता होता है? रंग सहता बताता है। 5%, 10% और कोई भी कलर नहीं हो तो 20% होता है इसका मान। तो सिल्वर है मतलब 10% आएगा। तो 10% ना तो इसमें है, ना ही इसमें है और ना ही इसमें है, मतलब ऑप्शन अपना ये वाला सही हो गया। बिना टेबल के ही सही हो गया। ठीक है ना, बिना टेबल के जरूरत ही नहीं पड़ी आपको।
अगर फिर भी आपको नहीं पता लग रहा तो आपको पता है नीला का 6 होता है, पीले का, नीले के बाद क्या आ रहा है, पीला आ रहा है, तो उसका 4, यानी ये 2 अंक 64 बनाएंगे, एक 6 एक 4। फिर लाल आता है तीसरे नंबर पर, तो तीसरे वाला गुणा बताता है, गुणक कितना होता है 10 की पावर 2। लास्ट में चांदी आ रहा है तो प्लस माइनस 10%, तो 64 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस 10%, ये आ जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है अपने पास, तो क्या है इसमें कि एक बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है, निम्न में से कौन सी राशि नहीं बदलती। मतलब गर्म हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, उसका ताप बढ़ जाता है। तो मतलब आपको इनडायरेक्टली ये चीज़ पूछी हुई है कि निम्न में से कौन सी राशि ताप पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन ये है इसमें छुपा हुआ, ठीक है। इसने कहा है कि गर्म हुआ तो कौन सी राशि नहीं बदलती, मतलब वो उस पर निर्भर नहीं करती ताप पर। तो अब आपको पता है अपवहन वेग भी ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाओगे टक्करों की संख्या बढ़ेगी, अपवहन वेग बढ़ेगा। प्रतिरोध भी ताप पर निर्भर करता है अलग अलग, अगर चालक है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है ताप पर, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे चेंज नहीं होती है। और इसका मैंने कारण आपको बताया हुआ है, जिस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी हुई है पहले वो आसानी से उसको कारण पता होगा। मैंने बताया था वहाँ पे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्यों नहीं बढ़ती। आप में से बहुत बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब ताप बढ़ाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे ही, उनको एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा फ्री होंगे। बात भी सही है आपकी, लेकिन फिर भी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बदलती। इसका कारण क्या मानते हैं, तो मैं इसका कारण वास्तव में ये होता है कि जो इसमें अपने एन लेते हैं वो इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और जब अपने ताप बढ़ाते हैं तो जो अपना ठोस है उसका आयतन भी बढ़ जाता है, जिसको अपने आयतन प्रसार कह देते हैं, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। और आयतन प्रसार गुणांक भी वहाँ पे पढ़ा था, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में कैपिटल वी, समझ आई। तो उस आयतन, उसी अनुपात में उसका आयतन भी बढ़ जाता है, मतलब ओवरऑल जो इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या होती है, नहीं बदलती है। तो अपने यहाँ पे सीधा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया, इकाई आयतन नहीं दिया, तो इसको ही सही मानेंगे, ठीक है ना। पेपर में क्या है कि कई बार आपको जैसे मान लो आईआईटी और नीट के पेपर हैं, इसमें कंपटीशन बढ़ाने के लिए आप पता क्या करने लग गए हैं पेपर वाले, आपको 4 ऑप्शन सही देंगे, ठीक है। बस सही ऐसे देंगे भी, एक तो 100% सही होगा, एक 95 होगा, एक 90 होगा और एक 60% सही होगा। सही चारों ही होंगे, लेकिन आपको ऐसे देखना होगा कि जो कम सही कौन सा है वो वाला आपको गलत मानना पड़ेगा। सही होते हुए भी गलत मानना पड़ जाता है, खासकर जो टीचिंग एग्जाम है ना, टीचिंग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। क्या कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों ही रिलेटेड होंगे उस क्वेश्चन से, लेकिन आपको उसमें से देखना होगा कि इन चारों में अगर अपने तुलना करें तो इन चारों में से क्या है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सेट नहीं पूरा बैठ रहा, पूरा सेट नहीं बैठ रहा, वैसे हो सकता है सही हो। तो ऐसे क्या है, कंपटीशन बढ़ाने की ट्राई करते हैं आजकल, समझ आई। अब नेक्स्ट देखो, अतिल गुत्रात्मक प्रश्न आपके पास। पहला है वीआई ग्राफ से प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। ये ग्राफ दिया हुआ है तो आपको पता है प्रतिरोध क्या होता है, वी बटा आई होता है। तो इसमें कोई भी ले लो, अगर इधर आप क्या ले रहे हो, ये वाला आई का मान, ये वाला ले रहे हो 0.1 वाला, तो इसके संगत वी का मान 2/0.1 लिख लो। या फिर अगर आप आई का मान 0.2 ले रहे हो तो इसके संगत वोल्टा का मान 4/0.2 या 6/0.3। तीनों को सॉल्व करो, आपका 20 ओम ही आएगा आंसर, क्योंकि पॉइंट हटाओ इधर आ गया 20, इधर पॉइंट हटाओ इधर आ गया 40, 40 से ये 2 फिर से कट जाएगा और क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। समझ आई बात इतनी आपको। तो अब देखो क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक, ये वाला क्वेश्चन शायद रह गया था आपने करने वाला। तो धारा घनत्व के सूत्र से आप निकाल सकते हो, जे बराबर क्या होता है, आई बटा एस होता है, ठीक है ना। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक आई बटा एस, यानी आई का क्या होता है एम्पियर और एस का क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि एस क्या होता है क्षेत्रफल होता है। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट है किसी धातु की चालकता और धारा घनत्व में संबंध लिखो। तो ये भी बहुत यानी कि बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या होगा। तो देखो ये क्या है, ओम के नियम का स्थूल रूप आपको कहा हुआ है, ठीक है ना, सॉरी सूक्ष्म रूप आपको क्या है इसमें कहा हुआ है, जे इज इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि चालकता क्या होती है सिग्मा और धारा घनत्व होता है जी। तो जे और सिग्मा में जे बराबर सिग्मा ही संबंध है, तो ये वाला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अनोमीय प्रतिरोधों के 2 उदाहरण बताइए। तो इसमें क्या है, मैंने आपको कई उदाहरण बताए थे, टॉर्च का बल्ब है, डायोड है, विद्युत अपघट्य है, ट्रांजिस्टर है, 4-5 उदाहरण लिखवाए थे, कोई भी 2 लिख सकते हो आप।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि किसी धातु की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता बताइए। प्रतिरोधकता ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है, ये आपको बताना है। तो धातु की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और घटाने पर घटती है, ये तो पता ही है आपको। और आप सूत्र भी लिख सकते हो कि इसका ये वाला सूत्र होता है और इसके लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। इस कारण क्या है, प्रतिरोधकता का मान क्या है, बढ़ता है धातुओं के लिए। समझ आई इतनी बात, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ऐसे दो पदार्थों के नाम बताइए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती किन की है, अर्धचालकों की। डायरेक्ट अपने अर्धचालक दिए हैं तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो अर्धचालक होते हैं, जिनकी प्रतिरोधकता क्या है, अगर अपने ताप बढ़ा दें तो क्या हो जाती है, घटती है। समझ आई। फिर नेक्स्ट है लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इसमें क्या है, एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितना आवेश होता है। तो चालक में क्या होगा कि यहाँ पे एक चीज तो ये है कि ये वाला क्वेश्चन पूरा सही नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या पूछना था कि चालक में कुल कितना आवेश होता है, ठीक है ना। कुल आवेश अगर आपसे पूछते फिर ये क्वेश्चन 100% सही होता। अब ये क्वेश्चन आंशिक रूप से सही है, तो अपने को तो क्या है, इसके हिसाब से अगर मान लो कल को कोई पेपर बनाएगा तो वो इसी के हिसाब से देगा, वो कुल शब्द वहां पे नहीं लिखेगा। तो वहां पे आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो आपको क्या है कि शून्य होता है, क्योंकि चालक जो होता है उसमें, आप बताओ मुझे, कई बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं या और है। और आज जो ग्रुप है उसमें डिस्कशन भी चल रही थी एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालक की, कि उसमें क्या है कि कुल आवेश कितना होता है। इसमें बहुत सारा को डाउट होता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई चालक है, ठीक है, ये वाला कोई चालक है, इस पे मुक्त इलेक्ट्रॉन, आप कहते हो कि सर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण इस पर नेगेटिव आवेश होना चाहिए, ये तर्क देते हैं, ठीक है। अब एक बार आप सोच के देखो कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आए कहां से हैं। आए इसके अंदर से ही हैं, जो इसके अंदर परमाणु थे उन परमाणुओं के बाह्यतम कोश में ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और अगर उनको थोड़ी सी ऊर्जा दे देते हैं तो क्या होता है कि वो वाले जो कक्षक को छोड़ के वो बाहर निकल आते हैं, जिनको अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो अब मुझे ऐसे एक चीज ये बताओ कि अगर आप नेगेटिव चार्ज कह रहे हो तो जिस परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन निकला उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया उसने। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर टोटल चार्ज कितना हुआ, 0 हुआ। तो मतलब कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आते कहां से हैं, वो परमाणुओं से ही आते हैं। और वो क्या है, जितना उस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसके विपरीत आवेश उस परमाणु पर आ जाता है। तो टोटल नेट आवेश यानी दोनों का जोड़ कर अगर करेंगे तो वो 0 होगा। तो तभी क्या है, चालक के अंदर टोटल आवेश 0 होता है, ठीक है ना। प्रवाहित चाहे इलेक्ट्रॉन ही हो, लेकिन नेट आवेश अपने को क्या है, याद रखना है 0। अपव्यय वेग की परिभाषा क्वेश्चन नंबर 5 में, ये नोट्स में आपको लिखवाई हुई है कि इलेक्ट्रॉन का क्या है औसत वेग, जब उस पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उनका औसत वेग क्या होता है, अपव्यय वेग होता है। अब नेक्स्ट क्या है, एक पदार्थ की आकृति में विकृति उत्पन्न करने पर उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको ऊपर ले जाता हूं मैं यहाँ पे। तो अब देखो आप, हाँ, क्या प्रभाव पड़ता है, विकृति उत्पन्न कर दी मतलब कि आपने उसकी शेप बिगाड़ दी, शेप चेंज कर दी, ठीक है ना, या उसको पतला कर दिया, मोटा कर दिया। विकृति किसी प्रकार से भी उत्पन्न आप कर सकते हो। तो अब आपसे पूछा है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब मुझे एक चीज तो आपको ये पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है। अगर मैं R का फॉर्मूला लिखूं, अगर मैं क्या लिखूं, R का फॉर्मूला क्या होता है, R का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन में क्या होता है, ए इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ठीक है। तो एल मतलब लंबाई और ए मतलब अनुप्रस्थ काट। तो जब आप मान लो तार में विकृति उत्पन्न कर रहे हो, विकृति या तो उसको छोटा बड़ा कर दिया या उसको मोटा या पतला, तो उसका अनुप्रस्थ काट या लंबाई चेंज होगी, तो मतलब उसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रतिरोधकता मैंने आपको बताया था कि इकाई क्षेत्रफल और इकाई लंबाई वाले तार का प्रतिरोध होता है, और ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जब आप पदार्थ चेंज करोगे तभी चेंज होगा ये। अब आपसे कई बार ना, पता है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक तार है आपके पास, उस तार के टुकड़े को आपने काट कर आधा कर दिया, तो निम्न में से क्या होगा, उसका क्या है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता आधी हो जाएंगी, प्रतिरोध वही रहेगा, प्रतिरोधकता चेंज हो जाएगी, या ऐसा बहुत कुछ आपको ऑप्शन में दिया होगा। तो आपको याद रखना है कि तार की लंबाई आपने आधी कर दी तो उसका प्रतिरोध तो आधा हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोधकता वही रहेगी, क्योंकि प्रतिरोधकता को लंबाई और अनुप्रस्थ काट से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है।
वो तो इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट उसके लिए होना चाहिए, फिर ही आप प्रतिरोधकता परिभाषित करते हो। तो प्रतिरोधकता ओनली पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ चेंज कर दोगे फिर प्रतिरोधकता चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, प्रतिरोध बदल जाता है लेकिन प्रतिरोधकता क्या है, वही रहती है। तो ये था बच्चों आपका आज का क्या है अपना टॉपिक, जिसमें अपने बुक के क्वेश्चन डिस्कस किए। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।